स से संजना बुक्स भी है, स से साहित्य का पेड़ भी है। तो मैं दरअसल संजना बुक्स से साहित्य के पेड़ की एक छोटी सी कहानी आपको जोड़कर बता देता हूँ कि आप लोग कभी दिल्ली मंडी हाउस अगर जाएं तो वहाँ मंडी हाउस जो है वो कला का केंद्र है, एक तरीके से हब माना जाता है, खासतौर पर रंगमंच के लिए। वहाँ अलग अलग ऑडिटोरियम्स हैं, उसमें से एक ऑडिटोरियम है श्री राम सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, सफदर हाशमी रोड पर। तो श्री राम सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के बाहर एक महिला पिछले 13 सालों से बुक स्टॉल लगाती है और उस श्री राम सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के बाहर एक सप्तपर्णी का पेड़ है और वो उस पेड़ के नीचे 13 सालों से एक बुक स्टॉल लगा रही हैं। वो जो महिला है वो संजना तिवारी के नाम से जानी जाती हैं, वो जो स्टॉल है वो संजना बुक्स के नाम से जाना जाता है, और वो जो पेड़ है सप्तपर्णी का, हम उसे प्रेम से साहित्य का पेड़ कहते हैं। तो क्योंकि वहाँ पर आप जब देखेंगे, आपको कभी अगर साहित्य का पेड़ का बैग दिखा कभी, तो उसके नीचे लिखा हुआ है साहित्य का पेड़ जहाँ विचार उगा करते हैं। तो दरअसल वो जगह रहती है कि वहाँ पर इतनी बातचीत, इतने ख्यालात, इतने विचारों की रस्साकसी चलती रहती है, मंथन चलता रहता है, चर्निंग होती रहती है कि बहुत ज़रूरी रह गया कि उस जगह की पहचान कुछ वैसे ही बनी जाए। तो ऊपर साहित्य का पेड़ की छाँव रहती है, नीचे बुक स्टॉल लगा रहता है, चाहे धूप हो, गर्मी हो, बादल हो, बरसात हो, चाहे व्यक्ति हो या ना हो। अभी हम यहाँ हैं किंतु स्टॉल वहाँ अभी भी है, वो पेड़ अभी भी है, वहाँ हमारे साथी अभी भी हैं, आज भी वहाँ स्टॉल लगा होगा। हम यहाँ आपसे बात कर रहे हैं लेकिन याद हम उसको भी कर रहे हैं क्योंकि वहाँ वो जगह अभी जिंदा है। तो बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का मुझे सुनने के लिए, साहित्य के पेड़ कुछ समझने और जानने के लिए। अब बात करते हैं संगत की। संगत क्या है? संगत एक हिमाकत है, संगत साथ चलना है, संगत फूल का खिलना है, संगत कुछ सपनों की, संगत सब अपनों की, संगत उगता सूरज है, संगत जैसे पेड़ कोई, गहरी जड़ें हैं संगत, नई कोपलें हैं संगत। अच्छा। तो ये एक पूरा समीकरण है स से संगत का, और आप सभी संगतियों का यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। एक बार अपने लिए बहुत जोरदार तालियां बजा दीजिए। चलिए, कार्यक्रम शुरू हो चुका है, आप सभी लोगों ने अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज कर दी है। स्वागत करते हैं उनका। कुछ दिन पहले यहाँ हिंदुस्तान नाम की कोई संस्था जयपुर से आई थी, वो लोग भी प्रकाशक थे। मुंबई विश्वविद्यालय के करीब 30 बच्चों का काव्य पाठ उन्होंने यहाँ रखा था। एक केंद्र जो है इस तरह के प्रयास के लिए सदैव खुला रहता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि इस तरह का काम करें, युवाओं को प्रोत्साहित करना, और साहित्य की तमाम तर विधाओं पर हम लोग काम करते रहे हैं यहाँ। मुझे थोड़ा विस्मय भी है और अच्छा भी लग रहा है। मेरा काव्यपाठ में भी नाम नहीं था और अध्यक्षता मेरी झोली में आ गिरी, ये मेरे लिए बड़ा सुखद है। मैं तो सोच रहा था कि अक्सर कविता के कार्यकर्ता की हैसियत से मैं यहाँ इस कक्ष में रहता हूँ, चूँकि इस संस्था का अध्यक्ष भी हूँ। अक्सर पिछली सीट पे बैठ के देखता रहता हूँ और व्यवस्था में लगा रहता हूँ, लेकिन आज अचानक तो शायद ये पहली या दूसरी बार है कि इस आयोजन में कहीं अध्यक्ष हूँ अपने केंद्र में। ऐसा होता नहीं है। मैं अक्सर कार्यकर्ता की हैसियत से रहना पसंद भी करता हूँ और अच्छा भी लगता है मुझे।
एक बात की और खुशी है कि बिकल जी दिल्ली से मुझे फ़ोन किए एक दिन रात को, और यहाँ कोई कार्यक्रम चल रहा था और मैं बाइक के आसपास ही था, शायद उठाने की स्थिति में। मैंने कहा कि मैं रात में आपसे बात करूँगा। बोले संजना जी आपसे बात करना चाहती हैं। तो मैंने कहा कि अब यहाँ कार्यक्रम में था और माइक मेरे पास थी, बोलने की स्थिति में नहीं था। मैंने कहा मैं आपको रात में बात करूँगा। फिर 10:30 बजे के लगभग उन्होंने फ़ोन भी किया और मैं यही सभा कक्ष में था, सुन नहीं पाया। दूसरे दिन सुबह मैंने उनसे बात की, बोले कि हाँ संजना जी हैं दिल्ली में, अब बहुत चर्चित हैं और इस तरह के कार्यक्रम करती हैं, स्टॉल लगाती हैं श्री राम सेंटर के सामने। वो मुंबई में आना चाहती हैं कवियों के बीच, तो क्या एक केंद्र हमको मिल सकता है? तो मैंने कहा कि कोई तारीख बताइए। थे इन्होंने 23 मार्च कहा, जबकि जब से एक केंद्र मिला है बिरुंगला केंद्र हम सबको, स्वर संगम फाउंडेशन को, हर 23 मार्च उनके नाम पे ही रिजर्व रहती है। शहादत दिवस पर हमेशा हम लोग कार्यक्रम करते हैं। मुझे याद है इनके कई नाटक के पहले शो यहाँ हम लोग उसी दिन करते रहे हैं बिरुंगला केंद्र में भी। तो मुझे अच्छा भी लगा और ये लगा कि नए लोग अगर अपने से जुड़ते हैं। हालांकि मुंबई के करीब 250 से अधिक लेखक इस केंद्र से जुड़े हैं और यही स्थिति होती है हर कार्यक्रम में, एक कक्ष भरा रहता है। अब तो ऐसा लगा कि छोटा भी पढ़ने लगा है हम लोगों को, और साहित्य और कविता को बहुत प्रेम करते हैं हम लोग। इस कक्ष में जो लोग बैठे हैं उनमें अधिकांश लेखक हैं, कवि हैं, बड़े बड़े गज़लों से जुड़े लोग हैं। देखिए कई नायक हैं हमारे यहाँ, रोहिला जी थे और दो व्यक्ति बैठे, देख लिए शाकुल जी, दिनेश शाकुल जी हैं, रोहिला जी यहाँ बैठे हुए हैं, और विनीता जी यहाँ हैं और हमारे कॉमरेड्स में हैं। दरअसल में यहाँ जनवादी लेखक संघ मुंबई में बहुत सक्रिय संगठन था और मीरा रोड में हम लोग जब रहने आए यहाँ, तो हम लोग के पास बड़ी मुश्किल से किसी विद्यालय में एक कमरा गोष्ठी के लिए मिलता था, बहुत तकलीफ होती थी। हम लोगों ने यहाँ के प्रशासन से मांग की, गवर्नमेंट की जो स्कीम है सीनियर सिटीजन्स के लिए, बिरुंगला केंद्र मराठी का शब्द है, शायद सांस्कृतिक केंद्र जैसा ही कुछ उसका अर्थ है, ये देते थे यहाँ बुजुर्ग लोगों को ताकि वो यहाँ दिन में बैठें, गाएं, नाचें, अपनी गतिविधियाँ करें। हमारे मित्र यहाँ बैठे हुए दीपक खेर जी 50 कार्यक्रम यहाँ कर चुके हैं इस केंद्र में, तो उनके मनोरंजन के लिए तो हम काम करते ही हैं, लेकिन कला की जितनी भी विधाएँ हैं सबके लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि यहाँ हो। एक बार मुझे बहुत गर्व भी महसूस हुआ था, यहाँ ज्ञान रंजन जी आए थे, आज नहीं है, मैं उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहा हूँ। इस कक्ष में आए थे, बोले मैंने दिल्ली में सादतपुर के बारे में बहुत सुना था और यहाँ मुंबई आए तो लोग मीरा रोड और बिरुंगला केंद्र का नाम ले रहे थे। मुझे खुशी है कि मैं भी यहाँ आया, तो हम लोग बहुत प्रसन्न हुए थे। ज्ञान रंजन जी ने इस केंद्र का उल्लेख किया। तो इस तरह से ऐसी गतिविधियाँ संजना जी हम करते रहते हैं। आप जब भी मुंबई में आए और कोई साहित्य का संकल्प लेके आएंगी तो हम आपका स्वागत करेंगे। मैं तो ये सोच के आई थी कि मैं और मेरा मंडी हाउस और मेरा अपना घर, मेरा रंगमंच और मेरे बच्चे सभी लोग दिल्ली से प्रवासी बन करके आ चुके हैं मुंबई में, तो मैं भी कुछ कार्यक्रम करवाऊँ। मेरा ये पहला कदम है मुंबई में आने के लिए। इसके लिए बहुत बहुत आभार विकल जी को मैं करती हूँ कि इनके कारण से ये संभव हो पाया। और विनोद जी ने बोला कि ये 2008 में बाड़ी प्रकाशन का जो दुकान था बंद हुआ 29 नवंबर को, मैं ही चलाती थी उसको, और 29 नवंबर को दिन शनिवार था, वहाँ से बंद हुआ। उसके बाद मैं बहुत जगह भटकते पता नहीं कहाँ गई, क्योंकि मैं किताबों के बिना मैं नहीं रह सकती, मेरा जीवन अधूरा है। तो मैं ये सोचते सोचते बहुत बार मैं किताबों के लेकर के कनाट से लेकर के ITO तक लेकर के भटकती रही। उसके बाद मेरे सामने एक समस्या आई कि अरे फिर किताबें कहाँ रखूँ। बहुत सोचते अतुल सत्य कौशिक जी का नंबर था मेरे पास, में फ़ोन की, किसी ने कहा कि यहाँ फिलोसफी थिएटर है वहाँ रखिए। तो मैं अतुल जी से बात की, अतुल जी ने राहुल गुज्जर जी से बात की, और मैं 2-3 साल हो गए कि मेरी किताबें थिएटर की जगत में हैं और
जी के पास है, तो आराम से मेरी किताबें वहाँ से मैं ले आती हूँ अपने स्कूटी से। और श्री राम सेंटर के सामने, ठीक सामने, मैं एक साहित्य के पेड़ के नीचे में, जिसका नाम दिया गया है कि साहित्य का पेड़, वहाँ एक साहित्य की दुकानें सजाती हूँ। तो किताबें बस मेरा जीवन है और मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे सभी लोग को, मतलब क्या ही बताऊँ, कोई शब्द नहीं है मेरे पास कि आभार व्यक्त करती हूँ कि गोदी सब जी आए, विनोद जी आए, मयंक जी, वैभा रानी जी, आभा जी, सभी को आभार व्यक्त करती हूँ और दिल से फिर से मैं दोबारा धन्यवाद करती हूँ। और इसी के साथ मैं एक अपना कविता भी सुनाना चाहती हूँ। होता है प्रेम, पेट में पल रहे बच्चे के साथ प्रेम भी पल रहा होता है। पेट में पल रहे बच्चे के साथ प्रेम भी पल रहा होता है, मगर वह बच्चे की तरह जन्म नहीं लेता। प्रेम अजन्मा होता है, अगर वह जन्म लेगा तो उसका अंत भी निश्चित है। इसीलिए जिसे हम प्रेम करते हैं, उसके बिना रहने के बाद भी हम उससे प्रेम करते रहते हैं, बल्कि उससे हम विशेष प्रेम करते हैं। जो प्रेम के लिए अपने को न्यौछावर कर देता है, वो प्रेम के साथ जीने वाला भी प्रेम की तरह ही अजन्मा हो जाता है। दुनिया के सारे तनाशा प्रेम को ही मारना चाहते हैं, मगर वे इस काम में कभी सफल नहीं हो पाते। भगत सिंह, खुदीराम बोस, गांधी और न जाने कितने ऐसे लोग मार दिए गए, मगर फिर भी वह इसी लिए बचे रह गए कि उन्होंने अपने देश और मनुष्यता से प्रेम किया है। जीवन प्रेम का ही परिणाम है। जो लोग घृणा और गैर बराबरी कायम कर हथियारों के बल पर दुनिया बनाना चाहते हैं, वे प्रेम की ताकत को नहीं समझते, अजन्मा होता है। ये मेरे घर की दीवार पर हमेशा रहती है, चाहे मैं कितने भी कमरे बदल लूँ, मैं चाहे कितना भी बंजारा बन जाऊँ। ये ख्याल, ये विचार, कविता की ये पंक्ति मेरा साथ नहीं छोड़ती और मैं इसका साथ नहीं छोड़ता। शायद इसीलिए अपने सपनों को ना मरने देने के कारण ही मैं आप लोगों के सामने यहाँ हूँ, हम आप लोगों के सामने आज यहाँ हैं। तो ये जो पोस्टर प्रदर्शनी आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ये विनीता वर्मा जी और नितिन कुशवाहा जी की मेहनत है। नाटक का पहला पार्ट होता है अपने आप को पूरा दिखाओ। बहुत बहुत धन्यवाद रोशन और संजना बुक्स और यहाँ जितने भी हैं हमारे मंच पर और आप सामने, सभी को प्रणाम। और इस किताब के बारे में मैं आपसे बस बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, क्योंकि 2007 में विकल जी के साथ जब दिल्ली में जिस प्रसंग की चर्चा कर रहे हैं, पोस्टर और बहुत सारे नाटक, उस समय का एक हफ्ते का थिएटर फेस्टिवल हुआ था और हमने उसमें पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद ये 1987 की बात थी। फिर मैं मुंबई आ गई और 2007 तक मैंने कोई थिएटर नहीं किया। नाटक लिखती रही लेकिन एक्टिव थिएटर नहीं किया। उसके बाद मैंने विकल जी के साथ ही नाटक शुरू किया, मिस्टर जिन्ना, और उसकी प्रस्तुतियाँ हुई। उसके बाद फिर मैं सोचने लगी कि मैं और ऐसा क्या करूं कि जो मेरे सामने मुझे ही एक चुनौती दे। और मुझे लगा कि 2-3 चीज़ें मुझे सामने दिखी कि एकल नाटकों की तरफ से रंगकर्मी भी बहुत उदासीन है, उनकी उदासीनता बहुत जगजाहिर थी, क्योंकि वो एक ग्रुप के साथ काम करते हैं और हर ग्रुप का हर कलाकार चाहता है कि वो मंच पर आए। तो एकल नाटक में एक ही पात्र है, कहानियाँ तो बहुत उसके पूरी, उसमें जितने पात्र हैं उतनों को वो प्ले करता है, लेकिन मंच पर सिर्फ एक ही कलाकार होता है। दूसरी मुझे ये लगा कि अगर मैं 20 साल के बाद फिर से थिएटर कर रही हूँ तो मुझे अपने सीखने के लिए और 20 साल का जो मेरा बैकलॉग है उसको मैं कंप्लीट करूँ, उसको मैं कैसे लेकर के आऊँ। और इसलिए मैंने एकल नाटक की शुरुआत की, एकल नाटक करना मैंने शुरू किया। मैं ये कतई नहीं कहती कि मुझसे ये एकल नाटक शुरू हुआ है, मैं तो एकल नाटक की शुरुआत नारद मुनि से मानती हूँ। तो वहाँ से मैंने एकल नाटक, फिर एकल नाटक के साथ दिक्कत ये हुई कि मैं
सोचने लगी कि एकल नाटक मुझे मिले कहाँ। तो मेरी अपनी जहाँ तक सीमा थी वहाँ मुझे एकल नाटक नहीं मिल पा रहे थे। फिर मैंने नाटकों को लिखना शुरू किया, कुछ कहानियाँ ली तो उनको मैंने नाट्य रूपांतर किया। इसके पहले भी संजना बुक्स से मेरी 3 किताबें आ चुकी हैं, 2 और पीछे भी रखी हुई हैं। 2 साल पहले एक 2 पात्रीय नाटक है मटन मसाला चिकन चिली, जो एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक लेकिन बहुत ही हास्य व्यंग्य नाटक है, जिसमें सास बहू के कह सकते हैं कि सास बहू के माँ और बेटी बनने के रिश्ते की कहानी है। और उसमें ये था, मेरे दिमाग में ये था कि एक केवल महिलाओं वाला नाटक लिखा जाए, तो वो नाटक वो है। पिछले साल 4 एकल नाटकों का संकलन आया, इस साल भी इसमें 4 एकल नाटकों का संकलन है। इसमें एक नाटक है समाधि भाई राम सिंह, जो भीष्म सानी की कहानी का नाट्य रूपांतरण है। उसको करते समय क्योंकि इतने सारे नाटक करते हुए मुझे लगा कि मैं खुद ही थोड़ी सी मुझे में ही एक मोनोटनी आ रही है, तो मुझे किसी पुरुष पात्र वाला नाटक करना चाहिए। तो मैंने समाधि भाई राम सिंह उसकी शुरुआत की। कई लोगों ने कहा कि आप केवल महिला एकल नाटक लिखते हैं, तो मैंने 2 इसमें नाटक लिखे हैं जो इसमें है ऐप पिए तेरे लिए, और एक और नाटक है जो पुरुषों के लिए है, जो चाहें तो मेल सोलो एक्टर्स इसको कर सकते हैं। मर्द माइंड मोबाइल मेरे दिमाग में था कि कैसी कोई ऐसी महिला, कोई ऐसी लड़की हो जो बहुत, हम लोग के इसमें होती भी है कि बहुत चपर 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 नॉन स्टॉप बोलती है, तो क्या कोई ऐसा नाटक लिखा जाए जिसमें मंच पर वो इतनी हाईली एनर्जेटिक हो और इतना इस तरह का नाटक वो कर सके। तो मैंने लिख तो लिया, अब मुझे नहीं मालूम कि मैं इसको कब कर पाऊंगी, लेकिन मेरी पूरी कोशिश ये ज़रूर रहेगी, मेरे लिए और भी सबसे बड़ी चुनौती रहेगी कि मैं इस नाटक को करूं। इस नाटक का आवरण अनुप्रिया है। अनुप्रिया बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, दिल्ली में रहती हैं, और उन्होंने इसका कवर बनाया है। इसमें भी 4 नाटक एकल नाटक संकलित हैं, और मैं चाहूँगी ये तीनों किताबें वहाँ हैं। मटन मसाला चिकन चिली जो 2 पात्रीय नाटक है, उसके बाद 4 एकल नाटक जो पिछले साल आया था, और इस साल ये नाटक आया। मैं जब यहाँ पे थी, नाटक आ गया, विश्व पुस्तक मेले में आ भी गया। उसके बाद प्रतिमा सिन्हा यहाँ बैठी हुई हैं, इन्होंने कहा, ये NSD गई थी तो कहा दीदी ये भारंगम में मैं ये नाटक देख रही हूँ, ये नाटक की किताब, और उन्होंने कहा कि अच्छा कुछ कॉपीज जितनी बचे लेती आना। जब ये चलने लगी तो इनका मैसेज आया कि मैं यहाँ पे आई तो हूँ, लेकिन यहाँ नाटक की आपकी सारी किताब ख़त्म हो गई। तो मुझे मिला जुला रस फील हो रहा है कि नाटक की किताब आपकी सारी निकल गई, ये बहुत खुशी हो रही है। मैं साथ में नहीं लेकर के आ पाई, ये थोड़ा अफसोस हो रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, किताब तो फिर भी आ जाएगी, नाटक अपने पाठकों के पास और रंगकर्मियों के पास पहुंच रही है, ये बहुत मेरे लिए खुशी की बात है। मैं इसमें से बस 2-3 आपको वही मर्द माइंड मोबाइल के एक छोटा सा अंश पढ़ करके सुनाती हूँ। ये बेसिकली एक ऐसी महिला है जिसका पति और बेटी चले गए हैं शादी के लिए, और वो 1 दिन 2 दिन जो है वो बहुत स्वतंत्र होकर के वो रहना चाह रही है, लेकिन उसकी टकराहट एक चोर से हो जाती है, और चोर को डॉज देते हुए पाती है कि चोर तो उसके घर में घुस चुका है। अब वो उसको कैसे डॉज देती है, और उसके बाद कहती है कि अच्छा चाबी, मैं वैसे नहीं हूँ जो बहाने मारूं, पीछे चाबी तो मेरे पति लेकर के चले गए। अभी तो मैंने श्रीमद् भागवत गीता पर हाथ रखकर सच्ची का शपथ खाई है ना कि मैं जो कुछ कहूँगी सच के सिवा कुछ ना कहूँगी। हाँ, ये लीजिए ये नाटक, ये चाबी लीजिए। और अब देखिए चाबी है ना, चाबी अब देखिए कहाँ वो चाबी का गुच्छा जो है ना, वो मेरे पीछे में वो 4 डब्बे हैं, चार डब्बे हैं। उस 4 डब्बे में से पहले को छोड़ के, दूसरे को छोड़ के, तीसरे को जो आप खोलिएगा उसमें से आपको 3 चाबी मिलेगी। पहले को छोड़ के, दूसरे को छोड़ के, तीसरे को आप चाबी लीजिएगा। उस चाबी में जब आप लेंगे तो उस डब्बे में उसमें 3 तरह के अनाज की पोटली है। पहले को छोड़ के, दूसरे को छोड़ के, तीसरी पोटली को खोलना, उसमें चाबी के 3 गुच्छे हैं। पहले को छोड़ के, दूसरी को छोड़कर, तीसरे गुच्छे को निकालना, उसमें एक ही तरह के 3 चाबियां होंगी। पहले को छोड़ के, दूसरी को छोड़कर, तीसरी चाबी को लेना, उसमें से किसी एक चाबी से मेरा सेब खोलेगा। उसमें बहुत कुछ है, मेरे हस्बैंड की जन्म कुंडली, मेरी बेटी के नर्सरी के खिलौने, अब तक के रिजल्ट, उसके बचपन के खिलौने, और कपड़े, और सास ने स्टील की कटोरी जो दी थी मेरी बच्ची को वो भी है। नहीं जी और भी है,
अब हेलो हेलो पुलिस भाई साहब, हाँ भाई साहब, मेरे घर में चोर, जी मैंने बांध करके रख दिया है उसे। कैसे? सुनाने लोगों की तो आप भी उसी की हालत में पहुंच जाएंगे। आप पहले आ जाइए, फिर मैं आपसे लगता है पुलिस भाई साहब आ गए। भाई साहब आइए, देखिए भाई साहब, भगवान आपका भला करे। मुसीबत, अरे काहे को मुसीबत? जी साहब आइए, हथकड़ी के साथ आए हैं ना? चोर कहाँ है? चोर मेरे कमरे में, मेरे इस घर में 4 कमरे हैं, पहले को छोड़ के दूसरे। अगर मैं वो करने जाऊंगी तो फिर चोर की तरह आपका भी हाल हो जाएगा। नहीं पुलिस वाले भाई साहब, वो चोर जो है ना, वो किचन में बेहोश और बंद पड़ा है। जाइए सर, जाइए उसे पकड़ लीजिए। ये सारी कहानी पतिदेव को भी सुनानी होती है ना, शादी पे गया हुआ है, और सब एक मिनट का हाल उसको पता होना चाहिए ना। अजी हाँ जी, सुबह के 4 बजे सोए नहीं? शादी की धूम में हो? अपना भी यहाँ पुलिस की धूम में। मैंने कहा था ना कि तुम्हारे अकेले जाने में 2 बातें होंगी, या तो मैं खूब सोऊंगी या फिर मैं खूब रोऊंगी। थैंक यू। और मैं बहुत डरा हुआ हूँ अभी। मैंने सबसे पहले नाम तो लिखवा दिया, लेकिन मैं बोला मेरा नाम काट दो आप लोग, मैं नहीं पढ़ता हूँ मैं यहाँ पे सबको देखने के बाद। तो मेरा नाम स्वयं है। मैंने एक छोटी सी कविता लिखी और सुनाने की कोशिश करूँगा। अगर कुछ गलतियाँ हो तो प्लीज़ आप लोग क्षमा करिएगा। और इस कविता का शीर्षक है कोठा। घर जिसकी माँ तवायफ, बेटी रंडी बनी, खुशियाँ सारे ज़माने की पाबंदी बनी। घर जिसकी माँ तवायफ, बेटी रंडी बनी, खुशियाँ सारे ज़माने की पाबंदी बनी। जिस्म नंगा हुआ नाम धंधा हुआ, जिस्म नंगा हुआ नाम धंधा हुआ, जिसे कहते हैं कोठा रंडी खाना बनी। बेटी पढ़ती वहीं माँ उजड़ती हुई, बेटी पोंछती आंसू माँ थी हंसती हुई। कमरा छोटा सा था, घर में बदबू भरा, हाथों में पैसे लिए कोई जानवर खड़ा। कमरा छोटा सा था, घर में बदबू भरा, हाथों में पैसे लिए कोई जानवर खड़ा। देखा बेटी को पहले फिर माँ पर नजर, देखा बेटी को पहले फिर माँ पर नजर। पैसे 2 गुने किए माँ के हाथ दिए, था इशारों का खेल कहाँ आता कुछ समझ, था इशारों का खेल कहाँ आता कुछ समझ। बेटी की पहली कमाई माँ ने हाथों में रख, बेटी की पहली कमाई माँ ने हाथों में रख। कहा दिन ये था आना एक ना एक दिन जरूर, कल आते ही आता पर आज आया तो क्या कहूँ। अपने हाथों से किया आंखों में काजल किया, अपने हाथों से किया आंखों में काजल दिया। होठों पे लाली घनी, बाल में कजरा सही। बच्ची हो गई थी बड़ी, थी अब सेज पे पड़ी, बच्ची हो गई थी बड़ी, थी अब सेज पर पड़ी। कुंडी लगती गई, सांस थमती गई, बर्फ पिघलता गया, पत्थर बनता गया। दिन गुजरता गया, माँ थी अब ये बनी, दिन गुजरता गया, माँ थी अब ये बनी। किस्सा दोहराया वहीं, फिर से आया कोई, माँ पर नजरें पड़ी, पहले बेटी खड़ी, फिर क्या घर वही, माँ तवाया, बेटी रंडी बनी। थैंक यू सो मच। गलतियाँ होंगी क्षमा करिएगा आप लोग, बहुत हिम्मत से मैं, और ये मेरे मैंने पहली बार कहीं परफॉर्म किया, इसके पहले मैंने कहीं कुछ नहीं किया है, तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। तो इसके लिए अगर कुछ गलतियाँ हो तो प्लीज़ क्षमा करिएगा आप लोग। थैंक यू सो मच। आरिफ विकल साहब को आमंत्रित करूं। ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्ति जो मैं जिनसे मैं जब से जुड़ा हुआ हूँ, कम से कम एक साथी के तौर पर भी, हालांकि हमारी उम्र में बहुत अंतर है, पर जब साथी जुड़ते हैं तो उम्र का लिहाज बहुत वैसा नहीं रहता। हाँ, सम्मान है, लिहाज उस सम्मान में है, किंतु जब अनुभव, जब चुटकुले या जब बातें बांटने की या जब साथ आने की बारी होती है, तो वो अक्सर हमेशा दिल्ली में भी जब वो यहाँ से यात्रा करके जाते हैं तो हम अक्सर वहाँ मिलते हैं, हम साथ में चाय पीते हैं। और जब मुंबई यहाँ आए हैं तो उनका बहुत बड़ा सानिध्य प्राप्त हुआ है, बहुत ताकत मिली है उनके यहाँ होने से मुझे। तो बतौर साथी, बतौर अभिनेता, बतौर रंगकर्मी, बतौर निर्देशक, करीब 60 से अधिक नाटकों का निर्देशन कर चुकने के बाद, और एक नाटक तो संजना बुक से अभी प्रकाशित भी हुआ है उनका, ऊपर से नीचे, उसके बारे में उन्होंने मुझे बताया कि उसकी 1000 से अधिक प्रस्तुतियाँ हो चुकी हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी काबिल तारीफ बात है।
तो आर.एस. विकल साहब को आमंत्रित करते हैं। सबसे पहले अपनी कुछ कविताओं के साथ वो यहाँ प्रस्तुत होंगे और फिर एक गीत जो पाश की रची कविता है उसको वो प्रस्तुत करेंगे। मैं 2 छोटी कविताएं सुनाऊंगा और साथ में पाश की एक कविता है, आप सबने पढ़ी भी होगी, 23 मार्च। उस कविता को पढ़ते हुए मुझे लगा कविता कहते कहते शांत होती है, हर पंक्ति शांत हो जाती है और उस शांत को पुस्तक में लिखा नहीं जा सकता। उस पॉज को पता नहीं क्यों मुझे बार बार लगा। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि कहीं कविता को बहुत गहराई से मैं पकड़ नहीं पाया, और पकड़ा तो यही निष्कर्ष निकला, कविता ने बीच बीच में एक गहराई छोड़ी हुई है और उसमें शब्द नहीं है। तो उसे कहने के लिए मैंने अपने साथी सुशील जी को पकड़ा कि मैं जो शब्द पुस्तक में हैं वो पढ़ूंगा और जो पॉज है उसमें जो भी कुछ बयान होना चाहिए वो आप कोशिश करना, और हम इस जुगलबंदी में पाश को कितना आप तक पहुंचा पाए कोशिश आपके सामने। तो ये आपको छोड़ के हम पाश वाली पहले लें या पाश वाली पहले लें? उसकी शहादत के बाद, उसकी शहादत के बाद, उसकी शहादत के बाद, उसकी शहादत के बाद बाकी लोग किसी दृश्य की तरह बचे। ताजा मुंदी पलकें देश में सिमटती जा रही थी झांकी की। देश सारा बचा रहा बाकी। उसके चले जाने के बाद, उसकी शहादत के बाद अपने भीतर खुलती खिड़की में लोगों की आवाजें जम गई। उसकी शहादत के बाद देश की सबसे बड़ी पार्टी के लोगों ने अपने चेहरे से आंसू नहीं नाक पोंछी। गला साफ कर बोलने की, बोलते ही जाने की मशक की। उससे संबंधित अपनी उस शहादत के बाद लोगों के घरों में उनकी तकियों में छिपे हुए कपड़े की महक की तरह बिखर गया। शहीद होने की घड़ी में वह अकेला था ईश्वर की तरह, लेकिन ईश्वर की तरह वह निस्तेज नहीं था। वो निस्तेज नहीं था, वो निस्तेज नहीं था। कविता का शीर्षक है कला मंडी का चौक। एक कला मंडी के चौक पे संजना जी का भी साहित्य का प्रयोग है, शायद उसी से प्रेरित हो। कला मंडी का चौक। वह अक्सर कला मंडी के चौक पर कभी ढोल कभी नगाड़ा तो कभी तबला बजाता था। वह अक्सर कला मंडी के चौक पर कभी ढोल कभी नगाड़ा तो कभी तबला बजाता था। एक दिन तबला अभी थमा ही था। एक दिन तबला अभी थमा ही था। एक महत्वाकांक्षी युवक आवेग के साथ उसकी ओर बढ़ा। उसने अचरज में सोचा शायद युवक को उसका तबला वादन पसंद नहीं आया। वह कुछ पूछता, उससे पहले ही युवक कपाक से बोला,
इस चौक पर मैं नाचना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे लिए ऐसे ही तबला बजाओगे? युवक का उत्साह बढ़ाना जैसे उसके लिए एक बड़े सांस्कृतिक कर्म का अवसर हो। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, वह भी झूम कर बोला। उस दिन बला का तबला बजा, नृत्य हुआ हवा में झूलते उस नवजात पुष्प सा, जिसमें उसकी ही जड़ों से, उसकी जड़ से जुड़े अन्य पूरे खिले फूलों की स्पर्धा का भरपूर जोश था। नृत्य हुआ हवा में झूलते उस नवजात पुष्प सा, जिसमें उसकी जड़ से जुड़े अन्य पूरे खिले फूलों से स्पर्धा का भरपूर जोश था। अगले दिन नृत्य मुद्रा अखबार में छपी वृत्ताकार रूप में। अगले दिन नृत्य मुद्रा अखबार में छपी वृत्ताकार रूप में। शीर्षक था, मेरे लिए बड़े बड़े उस्ताद उत्साहित रहते हैं तबला बजाने के लिए। शीर्षक था, मेरे लिए बड़े बड़े उस्ताद उत्साहित रहते हैं तबला बजाने के लिए। उसने फिर कला मंडी में कभी भी कुछ भी नहीं बजाया। मन में एक अंतर्द्वंद अक्सर बना रहता है। ये 2010 की डायरी से निकली मुझे, उसमें कुछ संशोधन आज ही किए मैंने। मन में एक अंतर्द्वंद अक्सर बना रहता है हाईवे की सड़क पार करने सा। मन में एक अंतर्द्वंद अक्सर बना रहता है हाईवे की सड़क पार करने सा। मेरे सामने अधिकांश से लगते बहुत कम लोग, मेरे सामने अधिकांश से लगते बहुत कम लोग धड़ाधड़ भागते चले जा रहे हैं, जैसे समय सरपट दौड़ रहा। मेरे सामने अधिकांश से लगते बहुत कम लोग धड़ाधड़ भागते चले जा रहे हैं, जैसे समय सरपट दौड़ रहा हो, मुझे ठेंगा दिखाते हुए। मैं नहीं देख पा रहा हूँ न्यूटन की नज़र से खुद को, मैं नहीं देख पा रहा हूँ न्यूटन की नज़र से खुद को कि उन्हें मान लो स्थिर और खुद को दौड़ता हुआ। मैं नहीं देख पा रहा हूँ न्यूटन की नज़र से खुद को कि उन्हें मान लो स्थिर और खुद को दौड़ता हुआ। मेरी जिंदगी ये किस हाईवे के किनारे आ खड़ी हुई है, मेरी जिंदगी किस हाईवे के किनारे आ खड़ी हुई है, जिसका पता नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है, जिसका पता नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है। इस हाईवे के आसपास दोनों ओर, इस हाईवे के आसपास दोनों ओर इसे ऊंचा करने की खुदी खाई में मेरा हिंदुस्तान रहता है। इस हाईवे के आसपास दोनों ओर इसे ऊंचा करने में खुदी खाई में मेरा हिंदुस्तान रहता है। जानवरों की तरह ही दड़बा खचाखच, जानवरों की तरह ही दड़बा खचाखच, मगर मैं अपने इस हिंदुस्तान में रहना नहीं चाहता, मगर मैं अपने इस हिंदुस्तान में रहना नहीं चाहता। बावजूद एक अच्छा खासा देशभक्त होने पर भी, बावजूद एक अच्छा खासा देशभक्त होने पर भी यह देशभक्ति मुझे पलायन करने नहीं देती। कहती है संघर्ष पर संघर्ष करने को, कहती है संघर्ष पर संघर्ष करने को। और सच कहूँ इसी द्वंद्व में मैं अपना दड़बा बदलता रहता हूँ, पर सच कहूँ इस द्वंद्व में मैं अपना दड़बा बदलता रहता हूँ, कभी इस हाईवे के दाईं ओर तो कभी बाईं। सच कहूँ इसी द्वंद्व में अपना दड़बा बदलता रहता हूँ, कभी इस हाईवे के दाईं ओर तो कभी बाईं ओर। वैसे मुझे दिशा भ्रम नहीं होता, वैसे मुझे दिशा भ्रम नहीं होता कि किस बार मेरा मुंह किधर था, क्या है मेरे दाहिनी ओर, क्या है मेरे बाईं ओर। पर यह सच है कि मेरा दम घुटता है, पर यह सच है कि मेरा दम घुटता है यहाँ खचाखच दड़वे के भरे होने से नहीं, खचाखच दड़वे के भरे होने से नहीं, यथा स्थिति की सीलन से, इस खचाखच
खचाखच दड़ों के भरे होने से नहीं, यथा स्थिति की सीलन से। इस रूट को मिटाने के लिए कई बार दड़बे से निकलकर इस हाईवे की दौड़ती सड़क को बार बार पार करता हूँ। इस रूट को मिटाने के लिए कई बार दड़बे से निकलकर इस हाईवे की दौड़ती सड़क को बार बार पार करता हूँ, यह जानते हुए भी कि कभी भी कुचला जा सकता हूँ इस रफ्तार के द्वारा। ये जानते हुए कि कभी भी कुचला जा सकता हूँ इस रफ्तार के द्वारा, मगर इस प्रतिक्रिया से भी ऊब शांत नहीं होती। मगर इस प्रतिक्रिया से भी ऊब शांत नहीं होती। कुछ सुविधाएं पसरी हैं, कुछ सुविधाएं पसरी हैं हमसे कुछ ही दूरी पर, ऊंची खिड़कियों से पुकारती भी हैं। मेरे कुछ साथी गए भी हैं, उनके बुलावे पर मैं अभी तक नहीं गया। 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन उनकी ऊंची छतों पर लहराते तिरंगे, 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन उनकी ऊंची छतों पर लहराते तिरंगे बड़े बड़े स्पीकर फेंकते हैं हमारी ओर आज़ादी के बुलंद गीत। 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन उनकी ऊंची छतों पर लहराते तिरंगे बड़े बड़े स्पीकर फेंकते हैं हमारी ओर आज़ादी के बुलंद गीत। महसूस कराते हैं हमारी खोलियों पर लगे तिरंगों को और हमारे छोटे स्पीकरों की तरंगों को। महसूस कराते हैं हमारी खोलियों पर लगे तिरंगों को और हमारे छोटे स्पीकरों की तरंगों को कि उनका हिंदुस्तान हमारे हिंदुस्तान से कितना अलग है। सुनो 1857 सुनो, सुनो 1857 सुनो। भगत सिंह की शहादत के बाद, मान लीजिए हम लोग कहते हैं भगत सिंह, लेकिन तीनों साथियों की बात कर रहा हूँ। सुनो 1857 सुनो। भगत सिंह की शहादत के बाद पाश की शहादत तक इन 57 वर्षों के अंतराल की एक पटकथा सुनो। सुनो 1857 सुनो। भगत सिंह की शहादत के बाद पाश की शहादत तक इन 57 वर्षों के अंतराल की एक पटकथा सुनो। यह पटकथा धूमिल की तिरंगे वाली तिरंगे काल की पटकथा के अवशेषों की पटकथा है। यह पटकथा धूमिल की तिरंगे काल की पटकथा के अवशेषों की पटकथा है। पहला दृश्य, घबराए ब्रिटिश साम्राज्य के सूर्यास्त का समय। पहला दृश्य, घबराए ब्रिटिश साम्राज्य के सूर्यास्त का समय। स्थान लाहौर सेंट्रल जेल। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इन्हें देह तक सीमित समझकर फांसी के फंदे से देहांत तक लटका दिया, मगर पूरी जेल इनके जिंदाबाद के उद्घोष से उसी आवाज वाले बम की तरह गूंज उठी जिसके अभियोग में आज उनकी देह का अंत किया गया। दृश्य 2, स्थान हुसैनी वाला। समय एक घनघोर काली रात। डरी मरी सरकार ने अपने शक्तिशाली दुश्मनों को चुपचाप चिता के हवाले कर तो दिया, मगर सतलुज ने आनन फानन में फैला दी है बात घाट घाट तक। भूल गया था साम्राज्यवाद अपने अहंकार में कि उसने राख बन जाने की जलन उसने राख बन जाने की जलन से जिसे सुलगाया है, वो क्रांति के बयार के साथ धधक कर तप्त और दीप्यमान हो गई है दिगंत में। बस इसी तरह के इसमें 10 दृश्य हैं, जो 2 दृश्य मैंने पढ़े हैं, बाकी फिर कभी। बस आज ये करता